वहीं जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को लेकर भी बयानबाजी जारी है। जहां हरियाणा बीजेपी प्रभारी अनिल जैन ने आखिर क्यों यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह को नसीहत दी, ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा बीजेपी प्रभारी अनिल जैन ने जाट आंदोलन हिंसा के दौरान अफसरों की भूमिका की जांच संबंधी रिपोर्ट तैयार करने वाले पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह को नसीहत दी है। हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में अफसरों की भूमिका की जांच का जिम्मा प्रकाश कमेटी को सौंपा गया था। रिपोर्ट तैयार करने वाले पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप चुके हैं, लेकिन इसके बाद उनकी बयानबाजी पर हरियाणा बीजेपी को ऐतराज है। यही वजह है कि हरियाणा बीजेपी के प्रभारी अनिल जैन उन्हें नसीहत देते दिखाई दे रहे हैं। अनिल जैन का कहना है कि प्रकाश सिंह का काम रिपोर्ट तैयार करना था, इसके बाद आगे का काम सरकार का है। लेकिन प्रकाश सिंह इतना क्यों बोल रहे हैं, ये उनकी समझ से परे है। प्रकाश सिंह कमेटी के बारे में मुझे एक बात बड़े गंभीरता से ये कहनी, प्रकाश सिंह को इतना बोलने की क्या जरूरत है। उन्होंने जो रिपोर्ट देने का काम था, उन्होंने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जो रिपोर्ट जिन्होंने दी है, उनको पब्लिक में, मीडिया में कोई बात बोलने का सही मायने में कोई मतलब नहीं है। अनिल जैन के मुताबिक रिपोर्ट को सार्वजनिक करना या ना करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और सरकार पहले ही कह चुकी है कि जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। ये सरकार का प्रेरोगेटिव होता है। प्रकाश सिंह रिपोर्ट को सब सार्वजनिक करे न करे, सरकार ने अपने संज्ञान के लिए रिपोर्ट बनाई है और सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंप देंगे, तो सरकार सौंपेगी। अनिल जैन का कहना है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक करने या न करने का अधिकार सरकार का है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ दिनेश कुमार, जेमी। और अब बात केंद्र सरकार की। 26 मई को केंद्र की मोदी सरकार अपने 2 साल पूरे करने जा रही है। मोदी सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के मिशन में लगे हैं। 2 साल के कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के मकसद से कई केंद्रीय मंत्री 27 मई से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल का दौरा करेंगे। 26 मई को मोदी सरकार 2 साल पूरे करने जा रही है, लेकिन मोदी सरकार पूर्व यूपीए सरकार की गलती नहीं दोहराना चाहती। इसलिए पीएम मोदी के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री और नेता आम लोगों के बीच पहुंचने की तैयारी में है। इस कार्यक्रम के तहत 27 मई को केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी चंडीगढ़ पहुंचेंगे, जबकि गुरुनगरी अमृतसर में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जालंधर, पटियाला, लुधियाना में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस 2 साल में सारे कीर्तिमान इस सरकार ने स्थापित किए हैं, उसकी चर्चा हम सारे देश में करने वाले हैं। चंडीगढ़ में राजीव प्रताप रूडी के साथ कार्यक्रम 27 को है और पंजाब में रामविलास पासवान इसका आगाज करेंगे अमृतसर से 27 को। इस कड़ी के तहत हरियाणा के बड़े शहरों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 27 मई को हिसार में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र, फरीदाबाद में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, रोहतक में मेनका गांधी और सोनीपत में रामविलास पासवान केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करेंगे। हरियाणा में 6 जगह कार्यक्रम है। हिसार में कलराज जी, करनाल में अनंत कुमार जी, गुड़गांव में अनंत गीते जी, सोनीपत में रामविलास पासवान जी, फरीदाबाद में राधा मोहन सिंह और रोहतक में मेनका गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों और सांसदों को जनता के बीच में जाकर सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा देने की बात कहते रहे हैं। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सावधान करने वाली एक खबर। अगर आप रोजाना ब्रेड खाते हैं तो ये रिपोर्ट जरूर देखिएगा। रोजाना नाश्ते और खाने में हम जिन ब्रेड और बेकरी उत्पादों को बड़े चाव से खाते हैं, उनमें कैंसर पैदा करने वाले तत्व मौजूद हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है।
अगर आप भी अधिकतर लोगों की तरह सुबह के खाने की शुरुआत ब्रेड के साथ करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि हर रोज ब्रेड खाने से आप जानलेवा बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। ये खुलासा हुआ है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की सामने आई स्टडी में। CSE की ओर से की गई एक स्टडी में पाया गया है कि देश में बिकने वाले ब्रेड, बंस और रेडी टू ईट पिज्जा, बर्गर के 38 पॉपुलर ब्रांड में से 84% के सैंपल टेस्ट में खराब पाए गए हैं। प्राइवेट लेबोरेटरी ने कोई ढूंढा, क्या वो उस रिसर्च को लेकर सरकार के पास गए? हमने ये निकाला है, हमारे जो FSSAI है डिपार्टमेंट है, उसमें भारत के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं सरकार के, उनके पास जाते कि ये निकला है, वो इसको वेरीफाई करते हैं भाई साहब अदर लेबोरेटरी, फिर बात समझ आती है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर टेस्ट किए गए ब्रेड में से अधिकतर में पोटेशियम ब्रोमटेड और पोटेशियम आयोडेट पाए गए हैं। वहीं डॉक्टर्स भी मानते हैं कि ये सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। मात्रा अगर ज़्यादा यूज़ की जाए तो गुर्दों के लिए ये हानिकारक है, अंतड़ियों के लिए भी हानिकारक है, डाइजेशन, वॉमिटिंग, नोजिया, क्योंकि अंतड़ियों में ये अल्टीमेटली उसकी जो एक्टिविटी है अंतड़ियों की उसको ख़राब करता है, ख़ासकर दोनों चीज़ों के लिए, डाइजेशन के लिए तथा गुर्दों के लिए। केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के मुताबिक जैसे ही जांच रिपोर्ट सामने आती है उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जारी की है कि वो इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो उनके पास आएगी, वो स्टेटों को भी भेजेंगे, उसके बाद हम भी यथाचित कार्रवाई करेंगे। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सुझाव दिया है कि ब्रेड बनाने में पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल तुरंत बंद करवाएं, क्योंकि ये खतरनाक रसायन मानव सेहत पर प्रतिकूल असर डालते हैं। लुधियाना से नवीन शर्मा के साथ अमन कपूर, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात देश के शहरों को स्मार्ट बनाने की कवायद की। जी हां, स्मार्ट सिटी की लिस्ट में धर्मशाला के शामिल होने के साथ ही शिमला भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल होने की शिमला की भी उम्मीद बढ़ चुकी है, जिस पर शिमला में खुशी का माहौल। 100 शहरों वाली स्मार्ट सिटी की लिस्ट में अभी 7 नाम आने बाकी हैं। लोगों ने उम्मीद जताई है कि इस ऐतिहासिक शहर को भी इन 7 नामों में जगह मिलेगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 13 शहरों की सूची में धर्मशाला के चुने जाने के बाद अब स्टेट कैपिटल शिमला के भी स्मार्ट सिटी में शामिल होने की उम्मीद बढ़ गई है। दरअसल केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 23 में से 13 शहरों की घोषणा के अलावा बाकी बचे 7 नए शहरों में शिमला भी शामिल है। जैसे धर्मशाला को ये दर्जा मिला स्मार्ट सिटी का, मैं चाहता हूँ कि शिमला को भी ये दर्जा मिले और वो विकास शिमला में भी हो जो धर्मशाला में हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी की पहली लिस्ट में शिमला के नहीं शामिल होने पर नगर निगम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अब शिमला को भी इस लिस्ट में जगह मिलने पर निगम को भरोसा है कि शिमला स्मार्ट सिटी के पैमाने पर खरा उतरेगा और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जरूर शामिल होगा। अभी अच्छी बात ये हुई है कि उन्होंने शिमला को भी कंसिडर कर दिया है। अब वो 98 से आप समझे कि जो 20 शहर अभी और उन्हें घोषित करने थे, जो रैपिड पेस से या उस तरह से उन्होंने कहा था, उसमें 13 किए हैं और 7 जो बाकी शहर हैं वो कहा है कि वो शिमला भी उसमें नाम है। तो इसलिए ये काफ़ी स्वागत में है और शिमला के लोगों की ये एक तरह से जो डिमांड थी वो भी पूरी हुई है। वहीं हिमाचल कांग्रेस ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। शिमला नगर निगम जो कि सबसे पुराना आज़ादी से पहले का नगर निगम है और उसको भी स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है। जो नेक्स्ट सूची शामिल घोषित की जाएगी उसमें शिमला को भी स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित किया जाएगा। इसके लिए मैं हमारी सरकार, हमारे आवास मंत्री श्री सुधीर शर्मा जी, इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। नगर निगम शिमला की ये उम्मीद है कि स्मार्ट सिटी के तय पैमाने पर शहर खरा उतरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। तो शिमला के लोग खुश नजर आ रहे हैं, वहीं खुशी धर्मशाला के लोगों में भी नजर आती है। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में धर्मशाला का नाम शामिल किए जाने से शहरवासियों को विकास की नई ऊंचाइयां छूने की उम्मीद जग गई। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में धर्मशाला का नाम शामिल किए जाने से शहरवासियों को विकास की नई ऊंचाइयां छूने की उम्मीद जगी है। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में धर्मशाला का नाम आने से शहरवासी खासे खुश हैं। इस उपलब्धि के साथ ही सूबे का टूरिज्म डेस्टिनेशन स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने इसका स्वागत किया है। इससे पहले स्मार्ट सिटी के लिए धर्मशाला का नाम भेजे जाने पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई थी।
शिमला नगर निगम ने धर्मशाला का नाम भेजे जाने पर कड़ा ऐतराज जताया था। इसे लेकर वीरभद्र सरकार और विपक्षी दल के बीच भी जमकर सियासी बयानबाजी हुई थी। पहले भी इसका नाम आया था, किसी कारणवश से कोर्ट में चला गया था, इसलिए उदासी हुई थी उस वक्त। पर अब ये स्मार्ट सिटी में आया है, इसका नाम तो बहुत खुशी है और सारा इसका उत्साह बहुत है। बहुत खुशी की बात है कि धर्मशाला जो है सेकंड फेज में जो है स्मार्ट सिटी के लिए चयनित हुआ। हालांकि पहली बार जो है ये रेस से बाहर हो गया था, लेकिन इस बार जो है कुछ इम्प्रूवमेंट्स के साथ जो प्रपोजल दिया था उसके आधार पे जो है स्मार्ट सिटी के लिए इसका चयन हुआ है। तो लोगों में उत्साह का माहौल है यहाँ पे। मंगलवार को जारी 13 स्मार्ट सिटी की लिस्ट में धर्मशाला को तीसरा स्थान मिला है। धर्मशाला के लोग भ्रष्टाचार मुक्त विकास कार्य चाहते हैं ताकि क्वालिटी वर्क को बढ़ावा मिल सके। लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और जो फंड आए वो ईमानदारी से लगे और कोई इसमें भ्रष्टाचार ना हो, इसलिए लोगों को बड़ी खुशी है। इसलिए लोगों में बहुत उत्साह है जी इसके बारे में, और बहुत दिनों से इंतज़ार था इस चीज़ का कि स्मार्ट सिटी में आए हम और शहर की तरक्की हो और अच्छे अच्छे काम हो। इससे पहले धर्मशाला स्मार्ट सिटी की लिस्ट में जगह बनाने में नाकाम रहा था। हालांकि उस दौरान धर्मशाला को लेकर सूबे में विवाद भी खूब हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात पानी की, जो शिमला के लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल बनी हुई है। शिमला में पानी की समस्या ने टूरिज्म पर भी असर डाला है। कई इलाकों में पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है, लेकिन सरकार कह रही है ऑल इज वेल। शिमला में पानी की कमी ने टूरिज्म पर खासा असर डाला है। एक तरफ जहां सैलानी पानी की समस्या से परेशान हैं, तो वहीं नगर निगम दावा कर रहा है कि शहर में पानी की किल्लत ही नहीं है। पर्यटन नगरी शिमला पिछले कुछ समय से पानी की कमी से जूझ रही है, लेकिन जल संकट का असर शिमला के टूरिज्म पर पड़ेगा, इसका अंदाजा शायद सरकार को नहीं था। इस वक्त शिमला में टूरिज्म सीजन पीक पर है। मैदानी इलाकों में पड़ रही गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी शिमला का रुख कर रहे हैं, लेकिन इस खूबसूरत शहर में सैलानियों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। अच्छा, दिक्कत में ऐसा बोल रहा है। एक बस स्टैंड में गया था, नया बस स्टैंड में, तो बोला कि इधर पानी का दिक्कत है। कोई होटल में पूछा, कोई बाहर पूछा, तो बोला इधर पानी का दिक्कत है, पानी का दिक्कत। हर जगह वही बात बता रहा है। यानी साफ है कि पिछले 3 महीनों से प्रशासन और सरकार लोगों को पर्याप्त पेयजल सुविधा मुहैया करवाने में पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। लेकिन सैलानियों की इन सभी परेशानियों को शिमला नगर निगम दरकिनार करते हुए अभी भी यही दावा कर रहा है कि यहाँ पानी की कमी ही नहीं है। एक तो ये कि जनरल ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ जगह पर है और एक ही दिन के लिए हुई थी, और वो इलेक्ट्रिक शटडाउन जैसे मैंने कहा आपको सुबह से, लेकिन अभी ठीक हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। आज पानी ठीक है, तो आज से सप्लाई नॉर्मल। शिमला में पानी का संकट गहराता जा रहा है। शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो रही। कुछ एक इलाकों में जहां पानी आ भी रहा है तो वह बेहद गंदा है। ऐसे में यहां आ रहे सैलानी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसका सीधा असर शिमला के टूरिज्म पर पड़ रहा है। शिमला के कई इलाकों में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। सरकार कह रही है ऑल इज वेल, लेकिन सरकार और नगर निगम के दावों की पोल टूरिस्ट सीजन के दौरान खुल चुकी है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। शहादत को सलाम। आज हिमाचल प्रदेश के दोनों वीर सपूतों को अंतिम विदाई दी गई। मंडी के सेगला गलू में आज हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं अपने उस वीर सैनिक को अंतिम विदाई देने के लिए, जिसने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मणिपुर में आतंकी हमले में भारत माता की जय के नारों के बीच हिमाचल प्रदेश के दोनों वीर सपूतों का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव पहुंचा तो हर किसी की आंखें नम थीं। हर कोई गमगीन था। पथराई आंखों से शहीदों का इंतजार किया जा रहा था। मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में हिमाचल प्रदेश के 2 जवान शहीद हुए थे। मंडी के रहने वाले भूपेंद्र सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। भूपेंद्र सिंह अमर रहे नारों के साथ आसमान गूंज उठा। वहीं परिवार का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन पिता को अपनी बेटे की शहादत पर गर्व भी है।
शहीद भूपेंद्र सिंह को उनके बेटे ने मुख्य अग्नि दी। बहुत ज़्यादा गर्व है। मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा भी इसी लाइन में आगे जाए और मैं इसको इस लाइन में बड़ा अफसर बनाऊं। मंडी से सांसद राम स्वरूप गर्ग ने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश भूपेंद्र सिंह के परिवार के साथ है। उन्होंने शहीद के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। देह यहाँ पहुँची है, मैं पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। भगवान उनको इस दुख गम सहने की शक्ति दे। वहीं कुछ ऐसा ही हाल बिलासपुर में भी था। बिलासपुर के रहने वाले सूबेदार बलदीप शर्मा भी आज पंचतत्व में विलीन हो गए। दोनों वीर सपूतों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ नम आंखों से विदाई दी गई। दोनों सपूतों की शहादत को ये देश याद रखेगा। इनकी शहादत को जी मीडिया भी सलाम करता है। परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। वहीं जो पत्नी है शहीद की, उनका ये कहना है कि उन्हें फक्र है उनकी शहादत पर और वो चाहेंगे कि उनका जो बेटा है वो बड़ा होकर आर्मी में बड़ा अधिकारी बने। यशराज, जी मीडिया, मंडी, हिमाचल प्रदेश। जी बिल्कुल, परिवार के इस जज्बे को जी पंजाब हरियाणा हिमाचल भी सलाम करता है। आगे बढ़ते हैं और बात मौसम की और दिल्ली की होगी। दिल्ली में गर्मी की मार बढ़ने के साथ ही बिजली गुल होना शुरू हो चुकी है, लेकिन ग्राहक को हर्जाना देने का केजरीवाल का वादा 1 साल बाद भी जंग खा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर 2 घंटे से ज्यादा बिजली गई तो बिजली कंपनियों को उपभोक्ता को हर्जाना देना होगा। पिछले साल भी केजरीवाल सरकार ने इसी तरह की घोषणा की थी, जो अब तक लागू नहीं हो पाई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक 1 हफ्ते में ये स्कीम लागू हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने 17 जून 2015 को ऐलान किया था कि बिजली जाने पर बिजली कंपनी उपभोक्ता को पहले 2 घंटों के लिए 50 रुपए प्रति घंटे और उसके बाद हर घंटे के लिए 100 रुपए हर्जाने के तौर पर भरेगी। हर्जाना ग्राहक के बिजली के बिल में एडजस्ट होकर आएगा। तब से लेकर आज तक बिजली तो लगातार जा रही है, लेकिन दिल्ली वालों को हर्जाना 1 रुपए का भी नसीब नहीं हुआ। डीआरसी से बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं कि विद इन ए वीक उसको नोटिफाई कर दें। दरअसल केजरीवाल जिस हर्जाने की बात कर रहे हैं उसे लागू करने में काफी दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि बिना सफाई सुने किसी पर जुर्माना लगाना कानूनन गलत है। ऐसे में अगर ये स्कीम लागू की गई और बिजली कंपनियां जुर्माने के खिलाफ कोर्ट चली जाती हैं, तो हो सकता है कि ये स्कीम वहीं दम तोड़ दे। दिल्ली में करीब 50 लाख बिजली कनेक्शंस हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही पावर कट की समस्या शुरू हो जाती है।